वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 11th का केमिस्ट्री हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका आज लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें देखना है केमिकल रिएक्शंस एंड द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो आज का लेक्चर का थ्योरी बहुत कम है, हमें आज ज़्यादा कैलकुलेशन ही देखने। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलेशन की अगर सारे न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करने की ट्राई करते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस फ्रॉम द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री 11th साइंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं केमिकल रिएक्शन और स्टोइचियोमेट्री का क्या रिलेशन है वो देखना है। तो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, N2 गैस रिएक्ट विथ H2 गैस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये हैबल्स प्रोसेस से आप लोग को 10th में था ये। तो नाइट्रोजन गैस, अभी हमारा जो लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने जो लॉ दिखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इस साइड में जितना मास होगा उतना ही क्या होगा रिएक्शन के इस साइड में होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट यूज़ किए उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, फॉर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है। अगर मुझे इसे 2 करना है तो यहाँ मैंने 2 नंबर लिखा। तो अभी नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं इस साइड में, और इस साइड में 2 ही हाइड्रोजन है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 लगा लिया। तो इसे क्या कहते हैं, रिएक्शन बैलेंसिंग। जब हम रिएक्शन बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। इनको हम क्या कहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिएक्शन बैलेंसिंग में यूज़ होते हैं कोएफिशिएंट, उनको क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस किसे कहेंगे, द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जो भी कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी उसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट यूज ड्यूरिंग बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होता है। तो कुछ हमें पॉइंट्स देखने हैं, हमें रीज़न देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आता है तो उसके लिए रिएक्शन बैलेंस होना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, कुछ इक्वेशन क्या करती है, कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या इंडिकेट करती है ये रिएक्शन। अभी रिएक्शन देखो, मैं एक एक पॉइंट आपको बताती हूँ। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्विंग इन केमिकल रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तब क्या होगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन इंडिकेट कर रही है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये नंबर ऑफ मोल हमें पता है चलते, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब क्या होगा 1 मोल, इसके 3 मोल होंगे, इसके 2 मोल होंगे। तो ऐसे क्या होंगे, मोल हमें पता चलेंगे। सेकंड इंडिकेट करता है द रिलेटिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिंक विथ केमिकल चेंज। तो जो इंडिकेट क्या इंडिकेट करेगा, इनके मासेस से इंडिकेट करेगा। अभी नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे 2 टाइम हाइड्रोजन है, टोटल कितने, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो इस साइड में 28 + 6 और ये साइड मैच हो रही क्या, वो देखनी है हमें। तो 2 टाइम्स ऑफ 14 + 3, तो कितना होगा, 14 + 3, 2 × 17।
एंड 17 टू ज़ा 34 ग्राम। तो प्रोडक्ट कितना है 34 ग्राम है, तो ये भी 34 ग्राम है क्या? यस, ये भी कितना है 34 ग्राम है। मतलब द वेट और द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इंडिकेट करता है रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रिलेटिव मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज हो रहे तब। तो मास के हिसाब से देखा जाए तो दोनों साइड क्या है, सेम है। मतलब ये रिएक्शन क्या कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है। द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 34 ग्राम था, 34 ग्राम कन्वर्ट भी हुआ है। थर्ड, ये इंडिकेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर गैसेस में है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा गैसेस का, उनका रिलेशन भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। मतलब अगर ये तीनों गैस के फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस देन इट फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये क्या करता है, वॉल्यूम का रिलेशन भी हमें इंडिकेट करता है। इसलिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़रूरी है। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमारा जो आंसर है कभी भी करेक्ट नहीं आ सकता। ओके, तो चलो अभी हम इस पे क्या करने हैं, न्यूमेरिकल देखने कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो क्या हो रहा है, मीथेन गैस क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और उसका कंबशन हो रहा है, मतलब बर्न हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले जो दिए होते स्टेटमेंट उसमें से रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास है मीथेन गैस है CH4। जब उसका कंबशन होता है मीन्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एयर में से क्या यूज़ करेगा, वो ऑक्सीजन यूज़ करेगा फॉर बर्निंग पर्पस। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा एंड H2O फॉर्म होगा। ये दोनों क्या हो रहे, फॉर्म हो रहे। तो ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में और ये भी गैस फॉर्म में। तो सारे कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टेज है कि हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, तो देखना है दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले देख रही हूँ कार्बन, इस साइड में एक कार्बन दिख रहा है मुझे, इस साइड में भी एक ही कार्बन है, तो कार्बन बैलेंस है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। सो 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हुए। अभी इस साइड में 2 ऑक्सीजन, इस साइड में 2 प्लस ये 2 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लगा दिया। तो अभी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। चाहिए तो एक बार फिर से देख लो, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, 2 एंड दिस 2 4 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अभी रिएक्शन के हिसाब से देखिए तो एक्चुअल क्या वेट है उसके, एक्चुअल अभी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मतलब 12 प्लस 4 कितना होगा, ये मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। 12 प्लस 4 ये हो रहा है 16 ग्राम। अभी सब लोगों को पता है कि मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते। ओके, उसके बाद है ये कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या होगा 4 × 16। सो 16 4 ज़ा कितना होगा 64 ग्राम। कार्बन प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा, ये होगा 44 ग्राम। चाहिए तो आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट। एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18, 2 वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा 36 ग्राम। चाहिए तो आप लोग वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। मतलब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा, व्हेन 16 ग्राम ऑफ मीथेन use 64 gram of oxygen from air, then formation of 44 gram of carbon dioxide और 36 gram of H2O। तो इतना क्या होना चाहिए था, स्टैंडर्डली इतना फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, अभी ये जो 16 है उसके जगह पे कितना दिया है, 24 ग्राम दिया है। और हमसे पूछा गया है कि ये कितना फॉर्म होगा और ये कितना फॉर्म होगा। आ रहा है समझ में,
एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में क्या था, 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ द 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल, ऐसे फॉर्म होने चाहिए थे। ये कब था, जब 16 ग्राम यूज़ करोगे। अभी हम यूज़ कर रहे हैं 24 ग्राम, तो हमें फाइंड आउट करना है कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और कितना वाटर फॉर्म होगा। उन्होंने कहा है कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर फॉर्म आफ्टर कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो अभी ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास है उसमें से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि 24 के लिए कितना लगेगा। तो पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम देखेंगे वाटर। आप एक के नीचे एक लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 16 ग्राम ऑफ जब CH4 था वो कितना फॉर्म कर रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2। ओके, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इस पे से मुझे बताओ 24 ग्राम ऑफ CH4 कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो और इसे क्या करो, उससे डिवाइड करो। सो 44 इंटू 24 डिवाइड बाय 16। यहाँ पे टेबल आना, कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर टेबल नहीं आते, कैलकुलेशन नहीं आते तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 66 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर हम 24 ग्राम मीथेन को बर्न करते एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, 66। जब हम 16 ग्राम बर्न कर रहे हैं तो कितना फॉर्म हो रहा था, 44। जब हम 24 बर्न करेंगे तो ये कितना आएगा, 66 ग्राम। सेम वे जब हम 16 ग्राम ऑफ क्या कर रहे थे, मीथेन को बर्न कर रहे थे एयर में, तब 36 ग्राम क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था, राइट। अभी हमारे पास है 24 ग्राम ऑफ CH4, वो कितना वाटर बनाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना बनाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 16। सो 36 इंटू 24 डिवाइड बाय 16। तो अभी यहाँ पे भी आपको टेबल और कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आते तो अभी टाइम में थोड़ा सा लर्न कर लो। ये आएगा 54 ग्राम ऑफ H2O। तो हमारे पास दोनों भी आंसर आ गए। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म रिस्पेक्टिवली 66 ग्राम एंड 54 ग्राम। जब 24 ग्राम ऑफ मीथेन एयर में बर्न करोगे तब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 54 ग्राम ऑफ द H2। तो हमारे पास क्या है, पहले स्टैंडर्ड वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर इसमें से इतना बन रहा है तो इसमें से कितना बनेगा। तो ये बहुत इजी है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि केमिकल रिएक्शन जो बैलेंसिंग है वो आना चाहिए। अगर वो आता है तो आगे का आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। अभी पहले रिएक्शन में हमने देखा था कंबशन। कंबशन का मीनिंग क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब बर्निंग इन ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है, हीट की वजह से दो पार्ट में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हमें लिखनी है रिएक्शन, किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, CaCO3 का डिकम्पोजिशन होगा बिकॉज ऑफ हीटिंग, और ये फॉर्म करेगा CaO प्लस इसके साथ रिलीज़ होगा CO2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये 2-3 रिएक्शन कॉमन है जो आते हैं हमेशा। तो आप लोगों को उतने लर्न करने हैं, जो मैं आपको न्यूमेरिकल में लूँगी उतने रिएक्शन आप लोगों के लर्न होने चाहिए। नाउ अभी इसको बैलेंस करना है। 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 2 + 3 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। चलो एक्चुअल मास देखते हैं क्या है सब्सटेंस के। एक्चुअल मास कैल्शियम का है 40 प्लस 1 कार्बन का है 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 3 ज़ा 48। इन सब की एडिशन करेंगे हम तो हमें मिलेगा 100 ग्राम। यहाँ पे कैल्शियम का 40 और इसका 16 कितना हो जाएगा, 56 ग्राम।
यहाँ पे कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 16 + 16, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम। मतलब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ क्या फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमें पूछा गया है, हमें दिया गया है ये 5 ग्राम और हमें इसको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कर सकते इजी है। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। हमारे पास प्रेजेंट है कितना है 100 ग्राम CaCO3 क्या कर रहा था 56 ग्राम ऑफ Ca को क्या कर रहा था फॉर्म कर रहा था। ये स्टैंडर्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री और बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन देते वक्त कितना दिया है हमें 5 ग्राम CaCO3 दिया है और पूछा गया है ये कितना कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड CaO कितना फॉर्म करेगा। तो कैसे करोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर होगा 2.8 ग्राम ऑफ CaO। मतलब 100 ग्राम कितना फॉर्म करता था 56, तो 5 ग्राम ने कितना CaO फॉर्म किया 2.8 ग्राम। सो मास ऑफ CaO प्रोड्यूस इज 2.8 ग्राम इफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3 decompose। Okay, next third numerical है from the exercise। What weight of calcium oxide will be formed on heating 19.3 ग्राम of calcium carbonate। अभी जो रिएक्शन लिखी थी हमने इसके पिछले इसमें वही है। तो हमारे पास प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। इसको क्या किया गया है हीट किया गया है और इससे हमें मिला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस थी, अभी हमने देखा था 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन, तो बैलेंस है। एक्चुअल वैल्यू क्या थे, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे था हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये था 100 ग्राम, ये था 56 ग्राम और ये कितना फॉर्म हो रहा था 44 ग्राम। ये क्या थे एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू थे। अभी हमें दिया है कि 19.3 ग्राम अगर यूज़ करते हो तो कितना फॉर्म होगा। आई होप आप लोग कर सकते हो, अभी इजी है। क्या था, क्या करना था हमें, हमारे पास है वैल्यू 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना CaO बनाता है 56 ग्राम ऑफ CaO बनाता है, राइट। तो 19.3 ग्राम CaCO3 अगर यूज़ करते हो तो ये कितना बनाएगा ये 56 × 19.3 डिवाइड बाय 100। तो ये कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है और ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके आंसर आएगा 10.808 ग्राम। ऑफ CaO। तो पिछला वाला जो न्यूमेरिकल था वैसे ही सेम था, वहाँ पे 5 ग्राम दिया था, यहाँ पे कितना दिया है 19.3 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर 56 CaO बनाता है तो 19.3 ग्राम कितना बनाएगा 10.808 ग्राम ऑफ CaO। सो मास ऑफ CaO फॉर्म्ड इज 10.808 ग्राम। नेक्स्ट है हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। तो ये क्या है, एक कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन किसकी, ये C3H8 मतलब प्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे CO2 एंड वाटर। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते। यहाँ पे मुझे 3 कार्बन दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया क्योंकि यहाँ पे 1 था। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। ओके, अभी देखते ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे। अभी 3 कार्बन
और 8 हाइड्रोजन क्या हो चुके, बैलेंस हो चुके। ऑक्सीजन कितने इस साइड में काउंट करते, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 कितने ऑक्सीजन है 10, यहाँ पे कितने 2, अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे 10। अभी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस। अभी हमें देखना है स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देखने हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर इसका कैलकुलेट करोगे 3, यहाँ पे उन्होंने दिया एटॉमिक मास, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 नहीं दिया तो भी ये जो बेसिक है अपने आप लर्न हो जाएंगे। सो 3 टाइम्स क्या है कार्बन और 8 टाइम हाइड्रोजन, सो 12 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। अभी इसे हम ग्राम में नहीं ले सकते, उन्होंने क्या पूछा है, लीटर में पूछा है। तो 5 टाइम ऑक्सीजन है और लीटर में एक ऑक्सीजन के लिए होता है 22.4 लीटर। ये क्या होता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक मोल की वैल्यू क्या होती है 22.4, तो 5 मोल की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 112 लीटर। आ रहा है समझ में। अगर कोई भी गैस हम यूज़ कर रहे हैं तो एक मोल के लिए गैस की वैल्यू कितनी होती है, ये फिक्स होती है 22.4 ही हमने मोल फ्रैक्शन में देखा है। यहाँ पे कितने मोल है ऑक्सीजन के, 5 मोल है, तो 22.4 इंटू 5 तो कितना गैस लगने वाला है 112 लीटर। तब प्रोडक्ट क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि ये कैसे कितना फॉर्म होता है। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड ये था, हमें क्या पूछा है उन्होंने कि अगर आपने 2.2 ग्राम यूज़ किया प्रोपेन तो आपको कितने लीटर गैस की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो इस साइड में मैं सॉल्व करती हूँ कि जब 44 ग्राम C3H8 के लिए 112 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। दिख रहा है सब लोगों को, दिख रहा है, ओके। तो 2.2 ग्राम C3H8 के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, सो 112 इंटू 2.2 डिवाइड बाय 44। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 5.6। सो 5.6 लीटर ऑफ O2 इज़ रिक्वायर्ड। कितना लगेगा 5.6, मतलब अगर 2.2 ग्राम आप प्रोपेन लेते हो और उसे कंप्लीट बर्न होने के लिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 5.6 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। 44 ग्राम के लिए 112 लीटर लगता था, तो 2.2 के लिए कितना लगा 5.6 लीटर। यहाँ पे ये क्या लिया, लीटर में लेते वक्त क्या करना है, जितने मोलिक्यूल से एक मोलिक्यूल के लिए कितना होता है 22.4 लीटर, तो ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल है 5, सो 5 इंटू 22.4, तो ये कितना हो गया 112 लीटर। ये सारे गैसेस फॉर्म में होते। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज। A piece of zinc weighing 0.635 gram when treated with excess of dilute H2SO4 liberated 200 centimeter cube of hydrogen at STP, calculate the percent purity of zinc sample। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, रिएक्शन लिखनी है कि क्या हो रहा है, जिंक सैंपल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, जिंक सैंपल की रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ZnSO4 फॉर्म होगा और H2 गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। ओके, तो देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है, 1 जिंक 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। रिएक्शन क्या है, बैलेंस। इस रिएक्शन को बैलेंस की ज़रूरत नहीं। अभी क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, उन्होंने क्या कहा, इसका वेट दिया है उन्होंने कितना है 0.635 ग्राम व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ H2SO4। तो ये कितना फॉर्म हो रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या फॉर्म हो रहा है,
हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द प्योरिटी ऑफ जिंक। तो जिंक की प्योरिटी के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितना जिंक क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो उन्होंने साथ में ये भी दिया है एटॉमिक मासेस। तो अगर रिएक्शन की देखें हम, तो ये सिंगल है, इसका एटॉमिक मास कितना है 65 ग्राम। तो 65 ग्राम क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, मतलब 22.4 लीटर। अगर मोल लेना है गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, तो उतना कितना होता है 1 मोल के लिए 22.4 होता है। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि 22.4 लीटर H2 के लिए कितनी ज़रूरत होती है, 65 ग्राम ऑफ जिंक की ज़रूरत है। ओके, अगर इतना लिबरेट करना है। अभी उन्होंने कितना है दिया है, उन्होंने कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा 0.200 लीटर। तो अभी 0.200 लीटर ऑफ H2 कितना जिंक की ज़रूरत होगी। तो कितने जिंक की ज़रूरत होगी यहाँ पे 65 इंटू 0.200 डिवाइड बाय 22.4। तो ये आंसर होगा 0.58 ग्राम ऑफ जिंक। ओके, मतलब हमारे पास जिंक कितना है 0.58 ग्राम और दिया हुआ कितना था 0.635 ग्राम। तो इसमें से हमें क्या करना है, अभी इसका परसेंटेज निकालना है। ये समझ में आया है, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ, जिंक सल्फेट बनाया और H2 गैस लिबरेट हुआ। 65 ग्राम जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका एटॉमिक मास है ये। तब 22.4 लीटर ऑफ H2 क्या होता है, लिबरेट होता है। मतलब 22.4 H2 लिबरेट होने के लिए 65 ग्राम जिंक की ज़रूरत है। तो दिया हुआ कितना था 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 0.2 लीटर। तो 0.2 लीटर H2 के लिए कितनी जिंक की ज़रूरत पड़ेगी, 0.58 ग्राम ऑफ जिंक की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें निकालना है परसेंट प्योरिटी ऑफ जिंक। दिया हुआ जिंक कितना था 0.635 ग्राम, उसमें से यूटिलाइज कितना हुआ है 0.58 ग्राम। तो हमें निकालना है इसमें से इतना, तो 100 में से कितना, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। तो हमें कितना आएगा 91.34% जिंक। तो जो प्योरिटी होगी जिंक की वो कितनी होगी 91.34% होगी। लास्ट वन, ये भी फ्रॉम एक्सरसाइज है, एक बार एग्ज़ाम में भी आया था, तो टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एन अर्ली नीड energy requirement of an astronaut can be satisfied by the energy released when 34 ग्राम of sucrose are burned in his body। जो एस्ट्रोनॉट होते, जो वैक्यूम में काम करते, तब 1 आवर में उनके बॉडी को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब 34 ग्राम सुक्रोज बर्न होके जितनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे उतनी एनर्जी 1 घंटे के लिए उनको ज़रूरी होती है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड। तो 34 ग्राम सुक्रोज बर्न होने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब जो स्पेस कैप्सूल होते हैं, उस स्पेस कैप्सूल में क्या होता है, ऑक्सीजन फील्ड होता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉट। तो जो उनके बॉडी में सुक्रोज होगा, उस सुक्रोज को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बर्न करेगा और एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न द 34 ग्राम ऑफ द सुक्रोज। तो 34 ग्राम 1 घंटे के लिए लगता है। तो जो आंसर आएगा उसे हम 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा था, 34 ग्राम क्या लग रहा था उनको, किसकी ज़रूरत थी, उन्हें सुक्रोज की ज़रूरत थी फॉर 1 आवर। ओके, सो फॉर 1 डे कितनी लगेगी, 34 इंटू 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। तो एक दिन के लिए उनको कितने सुक्रोज की ज़रूरत पड़ेगी, एस्ट्रोनॉट को 816 ग्राम की क्या है, एक दिन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अभी हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला।
तो जो सुक्रोज होता है C12H22O11 burn in presence of oxygen to form CO2 and H2O। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। 12 कार्बन है तो मैंने यहाँ पे 12 लगा दिया। ओके, 22 हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ पे 11 लगा दिया। 11 2 ज़ा 22। अभी ऑक्सीजन बैलेंस करने तो देखो कितने ऑक्सीजन है, 12 प्लस 12 2 ज़ा कितना होगा यहाँ पे 24 प्लस 11, तो कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 24 एंड 11। तो 11 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये 11 को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे जो 24 है उनको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मैं कितना लगाती हूँ 12 लगाती हूँ, तो कितना हो जाएगा 12 2 ज़ा 24। तो अभी ये केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो अभी हमें देखना है कि सुक्रोज कितना रखता है, तो इसका हमें क्या करना है, अभी मोलर मास फाइंड आउट करना है। सो 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 342 ग्राम। एक ऑक्सीजन का होता है 32, 12 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 384 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास है कि 342 ग्राम सुक्रोज के लिए C12H22O11 के लिए 384 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो 816 ग्राम ऑफ सुक्रोज के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, 816 × 384 डिवाइड बाय 342। इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 916 ग्राम। तो कितने की ज़रूरत होगी, यहाँ पे ज़रूरत होगी 916 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे किया अच्छे से देखो एक बार। सबसे पहले हमने देखा 34 ग्राम सुक्रोज 1 घंटे के लिए लगता था, तो एक दिन के लिए कितना लगेगा 34 × 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो टोटल सुक्रोज की नीड कितनी होगी उसकी, 816 ग्राम की होगी एस्ट्रोनॉट की। फिर हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा और उसका मोलर मास लिखा जो एक्चुअल में होने वाला था। एक्चुअल में क्या था, 342 ग्राम के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, 384, ये स्टैंडर्ड है। बट हमारे पास कितना था 816, तो 816 के लिए हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया 916 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब वो जो एस्ट्रोनॉट होगा उसे पूरे दिन के लिए सर्वाइव होने के लिए वो जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब स्पेस कैप्सूल होगा, उसमें कितना ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, 916 ग्राम ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, तभी वो क्या कर सकता है, वो एस्ट्रोनॉट एक दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था बच्चों। आज का टॉपिक छोटा था, कैलकुलेशन ही ज़्यादा थे। कल का टॉपिक हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी एक इजी वाला टॉपिक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।